हेलो दोस्तों, मैं किशोर कुमार फंडामेंटल इंटरनेशनल का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, टेरा पावर कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष बिल गेट्स किस गैर नवीकरणीय संसाधन से जुड़े हैं? जो टेरा पावर कंपनी है, इसके जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो है बिल गेट्स। इन्होंने किस गैर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को दिया है बढ़ावा? तो वह है आपका परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, कोयले की प्राथमिक संरचना है। ठीक है, कोयले की प्राथमिक संरचना है, तो आपको बता दें कोयले की जो प्राथमिक संरचना है वो क्या है? कार्बन। ठीक है, जो भी पेट्रोलियम से संबंधित शोधन होते हैं, रिफाइनरीज होती हैं या उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम होता है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वो मंत्रालय है आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? ठीक है, तो एशिया का पहला तेल कुआं असम राज्य में खोला गया था और यह 1889 में। ठीक है, डिगबोई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो भारत में कुल 7 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। पहला है तारापुर, रावतभाटा, कुडनकुलम, कैगा और कतरापार, और आपका है कलपक्कम और नरोदा। ठीक है, ये 7 नाम है, आप इनको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो है आपका कर्नाटका। 84%, 84% जो है सोना कर्नाटका के द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, रैट होल माइनिंग। ये जो शब्द है रैट होल, मतलब जैसे चूहे की बिल होती है ना, उस जैसे। ठीक है, रैट होल माइनिंग, माइनिंग में खनन होता है। शब्द का प्रयोग किस खनन के लिए किया जाता है? तो वो होता है कोयला। ठीक, किसके लिए? कोयला के लिए किया जाता है। कोयले के खनन के लिए मेघालय राज्य में किया जाता है। ठीक, मेघालय राज्य में जो कोयले का खनन होता है वो रेट माइनिंग, होल माइनिंग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा संसाधनों को, जो हमारे एनर्जी सोर्सेस हैं, उनको वर्गीकृत किया जाता है। तो यूटिलिटी के आधार पर जो है ऊर्जा संसाधनों को 3 भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक, मध्यवर्ती और द्वितीयक संसाधन। प्राइमरी सोर्सेस, इंटरमीडिएट सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया। अगला सवाल है, ऊर्जा संसाधन जो कई दशकों से उपयोग किए जा रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, या उन्हें किस ऊर्जा के अंतर्गत रखते हैं? तो जो ऊर्जा संसाधन कई दशकों से उपयोग किए जा रहे हैं हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, जिन्हें हम बहुत लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं, हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपका है, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा के उदाहरण हैं। क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा के उदाहरण हैं। पवन ऊर्जा हमारी प्राथमिक जो है उदाहरण है और दूसरा हमारा द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण है। अगला सवाल आता है, दीर्घकालिक उपलब्धता के आधार पर, मतलब लंबे समय तक जिनकी उपलब्धता है आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है। तो दीर्घकालिक उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण जो है उसके अंतर्गत रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आते हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा ऊर्जा संसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग होता है? जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उसमें व्यापक बृहद रूप से उपयोग किया जाता है, वो आपका है कोयला और गैसों। अगला सवाल है आपका, 1973, ठीक है, 1973 में तेल संकट के बाद किन ऊर्जा संसाधनों को बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया? ठीक है, 1973 में जब तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उस दौरान किन ऊर्जा संसाधनों को उपयोग किया गया? उस दौरान गैर पारंपरिक, मतलब नॉन ट्रेडिशनल जो सोर्सेस थे हमारे, उनको उपयोग किया गया, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का उपयोग किया गया। ठीक है, अगला सवाल आपका आता है, ऊर्जा अनुपात की इकाई क्या है? ऊर्जा उपज अनुपात, एनर्जी यील्ड रेशियो जो है उसकी इकाई क्या होती है? ये डायमेंशन लेस होता है, इसको मापने की कोई भी इकाई नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन में ये अगर आपका दिया है डायमेंशन लेस, तो आपको इसी को टिक करना है, दूसरा कोई टिक नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, नवीकरण ऊर्जा क्या है? ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ऊर्जा जिसे कम समय में प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त की जा सकती है। ऐसी ऊर्जा जिसे कम समय, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में उसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है,
अगला सवाल हमारा है नवीकरणीय ऊर्जा की प्राथमिक विशेषता क्या होगी। ठीक है, जो नवीकरण ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, उसकी विशेषता क्या होगी? लंबे समय तक उसे उपयोग किया जा सकता है बिना उसकी कमी के, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा, ये उसके उदाहरण। अगला सवाल है 17 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग का मुख्य पर्यावरणीय लाभ क्या है? जो इनका लाभ होता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी होती है। जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, और उससे क्या होता है, इसमें कमी होती है। जब हम नवीकरणीय ऊर्जा का जो उपयोग करते हैं तो उससे जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें कमी आती है। ठीक है, अगला क्या है, पवन ऊर्जा की मुख्य समस्या क्या होती है? जो हमारी विंड एनर्जी होती है उसकी मुख्य समस्या क्या होती है? इसके लिए बृहद क्षेत्रफल यानी बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम जब पवन ऊर्जा है इसको हम जब तक बड़ा क्षेत्र नहीं होगा तब तक इसका उपयोग नहीं कर सकते। अगला सवाल 19वां है, ऊर्जा के नवीकरण स्रोतों की मांग क्यों है? हम नए नवीकरण रिन्यूएबल एनर्जीज की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों इनकी मांग बढ़ती जा रही है? क्योंकि इनमें जो कार्बन फुटप्रिंट है पर कैपिटा, जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत ही कम है या ना के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये कम या शून्य कार्बन उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये कार्बन फुटप्रिंट के बहुत ही कम करते हैं। अगला सवाल हमारा 20वां लास्ट, महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण एक नवीकरणीय संसाधन क्यों है? जो महासागरीय तापीय ऊर्जा है उसका रूपांतरण एक नवीकरणीय संसाधन क्यों है? क्योंकि गहरे समुद्र से ठंडे पानी के ऊपर उठने की जगह सतही पानी का नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इसका कारण है कि गहरे समुद्र से ठंडे पानी के ऊपर उठने की जगह पानी सतह नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 20 सवाल हैं आपके, ये सवाल आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम है क्योंकि उसमें पूछा जा सकता है, तो आप इनको अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।